हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों हमने लिया है कि निम्नलिखित में से किस किताब में गंभीर रूप से संकटाग्रस्त जानवरों और वृक्षों की जानकारी संरक्षित रखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि वह कौन सी किताब होती है जिसमें कि जो गंभीर रूप से संकटाग्रस्त हैं उन जानवरों और वृक्षों की जानकारी रखी जाती है। तो वह आपका रखा जाता है रेड डाटा बुक में। किस में रखा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है वह सभी जो है कि सब्जेक्ट से प्रश्नों को लिया है, चाहे आपका पर्यावरण हो गया, उसके अलावा आपका इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, बिहार स्पेशल है। तो सभी सब्जेक्ट से हमने प्रश्नों को लिया है और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह आपका रेड डाटा बुक हो जाएगा जिसमें कि हम लोग गंभीर रूप से जो संकटाग्रस्त जानवर हैं उनको रखते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें इनमें से तो पर्यावरण से संबंधित नहीं है वह पूछा गया है कि प्रदूषण के स्तर का बनना, तो यह भी आपका पर्यावरण से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन तो पर्यावरण से ही संबंधित है। अगला है ओजोन परत का बढ़ना, यह जो है कि आपका पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो इसको आप सही मार सकते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। तो देखिए, यह आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह जो हुआ था, जो आधुनिक इतिहास है उससे प्रश्न हमने लिया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ष जो है कि ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य में हस्तांतरित कर दी गई थी। तो वह किया गया था 1858 में। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत द्वारा किसी भी धातु की परत लेपन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि विद्युत द्वारा जो है कि अगर किसी भी धातु की परत लेपन किया जाता है तो उसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं? तो विद्युत लेपन बोला जाता है। यह प्रश्न दोस्तों आपका साइंस का है और यह प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक का वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, जिसकी विश्व में बड़ी संख्या में शाखाएं हैं। तो कौन सा ऐसा बैंक था जो कि 1955 में उसका राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम जो है कि भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? तो वह आपका था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, कौन सा बैंक था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, यह भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के समीप अलाई मीनार का निर्माण करवाना चाहता था लेकिन वह सफल नहीं हुआ? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जो कि कुतुब मीनार जो है उसके समीप में अलाई मीनार का निर्माण करवाना चाहता था लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो वह आपका था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी था वह चाहता था कि जो कुतुब मीनार है उसके पास में हम अलाई मीनार का निर्माण करवाएं, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। अगला प्रश्न है कि धूसर क्रांति भारत में किससे संबंधित है?
तो देखिए अगर हम बात करें धूसर क्रांति के बारे में, तो धूसर क्रांति जो आपका संबंधित है वह किससे संबंधित है, तो वह आपका खाद्य उत्पादन से संबंधित है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह बीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है, तो यह आपका खाद्य उत्पादन से है। अगला प्रश्न आपका है कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में सफेद संगमरमर से का निर्माण करवाया गया जिसकी आकृति ताजमहल जैसी है। तो पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में जो सफेद संगमरमर से निर्माण करवाया गया था उसकी आकृति ताजमहल जैसी है, वह क्या है, तो वह आपका है विक्टोरिया मेमोरियल। जी हाँ दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण हुआ है अंग्रेजों द्वारा कराया गया है और कोलकाता में उसका निर्माण करवाया गया है और उसकी जो आकृति है वह ताजमहल जैसी है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिकतम ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर दिया गया, यह में आरंभ हुआ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसमें ज़्यादातर जो है कि कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। और यह जो पंचवर्षीय योजना है यह कब प्रारंभ हुई थी, आप लोग बताइए। तो देखिए अगर हम बात करें तो यह आपका जो है कि आज़ादी के बाद प्रारंभ हुई थी। तो 1931 तो होगा नहीं, थर्ड वाला विकल्प तो वैसे ही गलत हो गया। अब बात आती है 1961 और 1950। तो देखिए जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी यह 1951 में आई थी। जी हाँ दोस्तों, कब आई थी, 1951 ईस्वी में आई थी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिफ्थ वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य के शरीर में उत्सर्जी पदार्थ जो घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होता है उसे बाहर निकाला जाता है यकृत से। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है कि प्रश्न थोड़ा सा उल्टा हो गया है। वास्तविक में प्रश्न ऐसा ही है कि मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित पदार्थ जो घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होता है और उसे जो है कि किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो वह निकाला जाता है आपका नेफ्रॉन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा, तो नेफ्रॉन के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यह भी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से जाकर के हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है कि वह क्लास का PDF वगैरह दिया जाता है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती तो वह भी देते हैं। तो इसलिए वहाँ पर फॉलो जरूर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आँख का हिस्सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इसमें कौन सा जो है कि मनुष्य के आँख का हिस्सा नहीं है। तो देखिए आँख की पुतली तो आँख का हिस्सा ही है, सिलियरी मांसपेशी जो है यह भी आँख का हिस्सा है, लेकिन जो कर्णावर्त है यह आपका जो है कि आँख का हिस्सा नहीं है। तो थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह किस पुस्तक के लिए मिला था, तो वह मिला था गीतांजलि के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए अगर हम बात करें मानव के शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो वह आपका है यकृत। जी हाँ दोस्तों, क्या है, तो यकृत जो होता है यह मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो मनाया जाता है यह आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, किस तारीख को, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि निम्नलिखित में से किन उद्योगों में वस्तु का उत्पादन घर में होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि वह कौन सा उद्योग है जिसमें कि वस्तु का जो उत्पादन है वह घर में आपका होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कुटीर उद्योग। जी हाँ दोस्तों, कुटीर उद्योग जो होता है यह स्पेशली घर में ही स्टेब्लिश होता है, उसी को कुटीर उद्योग बोलते हैं और इसमें वस्तु का उत्पादन घर में ही होता है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं उल्लेखित हैं। जी हाँ दोस्तों, कितनी भाषाएं, तो उसमें जो है कि आपका 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है, यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से निपटने के लिए किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे कि IBRD बोलते हैं, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो वह किया गया था 1944 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना जो है वह 1944 ईस्वी में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए इल्बर्ट बिल से निम्नलिखित में से कौन से वायसराय संबंधित हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इल्बर्ट बिल से जो संबंधित आपका है वह कौन सा वायसराय है, तो वह है लॉर्ड रिपन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड रिपन जो है वह इल्बर्ट बिल से संबंधित है, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि नाभिकीय तकनीक का उपयोग न सिर्फ आवश्यक और ऊर्जा क्षेत्र में किया जा सकता है बल्कि उच्च सामाजिक क्षेत्रों में भी जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है होमी जहांगीर भाभा। जी हाँ दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा जी ने कहा था कि नाभिकीय तकनीक का उपयोग न सिर्फ आवश्यक और ऊर्जा क्षेत्र में किया जा सकता है बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है। तो देखिए, अगर हम बात करें सांगपो और दिहांग जो नदी का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो और दिहांग है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए 5th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, यहाँ पर लिखा है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की। तो देखिए, अगर हम बात करें होल्ट मैकेंजी के बारे में, तो इन्होंने भारत में जो आपका राजस्व संग्रह की प्रणाली विकसित की थी वह थी महालवाड़ी प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी प्रणाली को विकसित किया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च 1957 में को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजन के लिए अंगीकृत किया गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें शक संवत पर आधारित भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो पहले महीने का नाम होता है वह होता है चैत्र। जी हाँ दोस्तों, चैत्र होता है, तभी से जो है कि भारतीय जो आपका कैलेंडर होता है उसका जो है कि आपका महीना शुरू होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें आयुष विभाग का, तो पूर्व नाम इसका जो था वह है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी उसको बोला जाता है, तो 3rd वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के
स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो है कि अगर विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम से स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसको जो है कि हम किस अधिकार का उल्लंघन मानते हैं? तो वह मानते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन मानते हैं। तो देखिए यह जो प्रश्न आपका है यह भारतीय संविधान से आपका प्रश्न आ गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरक्रॉपिंग, जिसको कि अंतर फसल बोलते हैं, प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसे दर्शाती है? तो देखिए अगर हम बात करें इंटरक्रॉपिंग जो होता है यह आपका जो वर्ष दर्शाता है वह दर्शाता है वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना। जी हाँ दोस्तों, वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना जो है यह इंटरक्रॉपिंग कहलाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष आयु के वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के माध्यम में 2 लाख रुपए का, आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि उस योजना का आपको नाम बता देना है जो कि 18 साल से अगर 70 साल के बीच के हैं और आपकी दुर्घटना हो जाती है या पूर्ण विकलांगता है तो उस मामले में आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही में आंशिक विकलांगता में 1 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है, तो वह आपका है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जी हाँ दोस्तों, उस योजना को क्या कहते हैं? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय में 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संस्थानों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वह कोलकाता में स्थित है और यह 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत में प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति आरंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति आरंभ किया था। तो वह जो नीति आरंभ करने वाला था वह लॉर्ड हेस्टिंग था। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है वह आपका पैरामाउंटेसी नामक नीति आरंभ किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण काला ज्वर नामक रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि किसके कारण काला ज्वर नामक रोग होता है। तो देखिए अगर हम बात करें काला ज्वर नामक रोग की तो यह जो आपका होता है वह प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से काला ज्वर नामक रोग होता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें पादप कोशिका में तो पादप कोशिका में जो केवल पाया जाता है वह लवक पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पादप कोशिका में केवल जो है कि लवक पाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह 30 प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो सभी प्रश्न हम शामिल किए हैं वह सभी प्रश्न आपके BPSC द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए आप इसको मिस मत करिएगा। चाहे क्लास 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हो, 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हो या 9 to 12 के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 to 5 के लिए तो आपका जो है कि पूरा यही GS ही आता है। साथ ही में जो है कि अगर आप 6 to 8 के लिए या 9 to 12 के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो 40 नंबर का है उसमें आपका GS आता है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।